वेलकम फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम अगले टॉपिक के साथ हैं। अगले टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं कि ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस करना क्यों ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी स्पीसीज कंटिन्यूटी के लिए कितना ज़रूरी है, इसके अंदर क्या क्या मेन प्रोसेसेस होते हैं। वन बाय वन हम उसको डिस्कवर करेंगे, है ना। अपने आप को रेप्लिकेट करना है, वेरिएशन के साथ करना है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सब बातें एक एक करके हम करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एज पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ह्यूमंस कैसे हैं? ह्यूमंस बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, यानी दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें हमेशा। विवी पैरस हैं, यानी जो बच्चा है, देखो जैसे दिख रहा होगा, माँ के गर्भ में ग्रो करता है बच्चा आराम से, उसको प्रोटेक्शन रहती है। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बिगिंस आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। वन ऑफ द लास्ट थिंग टू डेवलप ह्यूमंस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होता है 12 साल की उम्र की जो प्यूबर्टी आ जाती है, तब जाकर ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसे प्यूबर्टल एज कहते हैं। फीमेल्स में जनरली थोड़ा जल्दी आता है, मेल्स में थोड़ा लेट आती है ये। सीक्वेंस क्या होते हैं बेटा? तो सबसे पहले सीक्वेंस होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस या ओवरी, वहाँ से गैमीट बनते हैं जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल्स में जो गैमीट बनता है वो स्पर्म बनता है, फीमेल्स में जो होता है उसे हम ओवम कहते हैं। फिर इंसेमिनेशन, स्पर्म्स को भेजना इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, है ना। क्यों भेजना? क्योंकि फीमेल का जो एग सेल है, जो कि ओवरी में देखो यहाँ प्रोड्यूस हुआ होगा, वो नॉन मोटाइल है। टेस्टिस से जो स्पर्म सेल है वो मोटाइल होता है और वो जाता है टुवर्ड्स द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तीसरा स्टेप होता है जब वो वहाँ चला जाता है और अगर उस टाइम पर एग की भी अवेलेबिलिटी होगी, तो देखो ये स्पर्म सेल जा रहा है, इधर एग सेल है, फर्टिलाइजेशन, दोनों की मीटिंग। फर्टिलाइजेशन से जो सेल बनता है उसे बोलते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करता है, क्लीवेज डिविजन्स करता है, और फिर जब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स उसके पास आ जाते हैं, तो देखो जैसे यहाँ दिख रहा होगा, वो यूट्रस की वॉल्व एंडोमेट्रियम पर आकर इम्प्लांट हो जाता है। जैसे कि हम ट्री को प्लांट करते हैं सीड में, बिल्कुल प्लांट करते हैं सॉयल में बेटा, ऐसे ही वो यूट्रस के अंदर एम्बेड हो जाता है। जैसे मिट्टी प्लांट के बीज को चारों तरफ से घेर लेती है, बिल्कुल ऐसे यूट्रस उसको धीरे धीरे चारों तरफ से घेर लेता है ना। जो स्ट्रक्चर इम्प्लांट होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जो जाइगोट से ही डिवाइड कर करके बना होता है, हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल्व। तो सबसे पहला स्टेप हो गया गैमेट का बनना, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन, और फिर क्या होता है? इम्प्लांटेशन। 9 महीने तक ये यहीं पर इम्प्लांट रहता है, जिसको गेस्टेशन भी कहा जाता है। तो देखो अगला स्टेप वही है कि यूट्रस के अंदर स्ट्रक्चर रहेगा और धीरे 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 ग्रो करेगा। डे 1 की फर्टिलाइजेशन के बाद देखो कैसे जाइगोट बनता है, फिर मोरुला, फिर जाकर इम्प्लांटेशन होती है। वही इम्प्लांटेशन धीरे धीरे क्या करता है? ग्रो करता रहता है टिल 9 मंथ्स। वही इम्प्लांटेशन मतलब वो जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर होता है वो इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट वगैरह में डिफरेंशिएट होता है और उसी से हमारा काम चलता है। पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। पार्चुरेशन का मतलब ही होता है एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ या टू बी इन लेबर पेन, उसे ही हम पार्चुरेशन कहते हैं। बेसिकली पार्ट कर देना, अपने हिस्से से कुछ दे देना। मदर के पास था वो हिस्सा, बच्चा माँ के पास था, उसने दुनिया में बाहर उसको लाकर जन्म दे दिया है, उसे ही पार्चुरेशन कहते हैं बेटा। तो ये सीक्वेंस की बात हो गई, एक एक करके हमें यही सीक्वेंसेस पढ़ने हैं कि गैमेटोजेनेसिस से लेकर हम पार्चुरेशन तक वया इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन कैसे पहुंचेंगे। फिर आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो बिल्कुल ठीक बात है, मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू करती है, ओल्ड मैन में भी कभी भी स्टॉप नहीं होती वो। फीमेल्स के अंदर स्टार्ट तो दोनों में प्यूबर्टी पे होती है, बट फीमेल्स में 50 ईयर्स के आसपास जाकर रिप्रोडक्टिव साइकिल रुक जाती है, राइट, टर्म्ड एज मेनोपॉज। और जिस टाइम पर क्योंकि कभी शुरू हो रही है और कभी बंद हो रही है, इसलिए दोनों का अलग अलग नाम होता है। बंद जब हो गई तो उसे मेनोपॉज कह दिया, तो जब स्टार्ट होती है बेटा तो उसे मेनार्क कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मेनार्क। तो मेनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है? मेल्स में हमेशा कंटिन्यू करता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दिखाया गया है, और ये आपको यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दिखाया गया है। तो दोनों में देखो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं।
हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये पेल्विक रीजन में एसोसिएटेड होता है, सबसे पहली बात तो इसके अंदर यही है। एसेसरी डक्ट्स होते हैं इसमें बहुत सारे। मेन ऑर्गन होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, जहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी, जहाँ स्पर्म बनेगा। लेकिन उसको जाना, ग्लांस पेनाइल ऑर्गन तक जाने के लिए बहुत सारे डक्ट्स लगते हैं, जिनको बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे वास डिफरेंस एटसेट्रा, या एपिडिडमिस एटसेट्रा। वास डिफरेंस नहीं, डिफरेंस लिख दिया है तो वाजा ही फ्रेंशिया, बल्कि सॉरी डिफरेंस कह रहा हूँ। एसेसरी ग्लैंड्स लगेंगी बहुत सारी, जैसे कि प्रोस्टेट हो गई या सेमिनल वेसिकल वगैरह। और वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे यहाँ से ऐसे ट्रैवल करेगा डक्ट्स के थ्रू, फिर इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिलेगी उसमें, तब जाकर वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पेनाइल ऑर्गन के पास पहुंचेगा, जहाँ से कि इंसेमिनेशन होगी। यानी देखो जो पहला स्टेप था गैमेटोजेनेसिस, वो तो यहाँ होगा, फिर वो गैमेट ऐसे डक्ट और ग्लैंड्स के थ्रू ट्रैवल करेगा और फाइनली यहाँ पहुंच जाएगा, जिसका काम होगा इंसेमिनेशन। यानी कि उस गैमेट को फीमेल ट्रैक्ट में पहुंचाना जो है बेटा, वो इसका वर्क होगा। द टेस्टिस एंड द स्क्रोटम। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम उनके बाहर एक पाउच होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या फंक्शन है स्क्रोटम का? तो टेम्परेचर को कम मेंटेन करके रखना। ये हम 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि कम टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। This strictly lower temperature is necessary for spermatogenesis, है ना। बॉडी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इतना कम टेम्परेचर हम रखते हैं बॉडी से, तभी जाकर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और इसीलिए एब्डोमेन से बाहर है टेस्टिकल्स, क्योंकि एब्डोमेन के अंदर इतना कम टेम्परेचर रखना संभव नहीं होता। स्ट्रक्चर क्या है? ओवल शेप का होता है। ये लेंथ और विड्थ है, इसमें तो कुछ याद करने वाली बात नहीं है। एक स्ट्रक्चर से कवर होता है एक लेयर से। एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है मैंने, बस यहाँ नाम लिख दिया उसका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये एक देखो ओवल शेप स्ट्रक्चर है, इसकी डायमेंशन है कुछ स्केल से दिखाया गया और इसको कवर्ड दिखाया गया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है जो इसको कवर करके रखी हुई है भाई। हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये एक कंपार्टमेंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। और हर कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? लोब्यूल्स। तो यानी 250 कंपार्टमेंट है, इसका मतलब लोब्यूल भी कितने हैं? 250। कितने हैं बेटा? 250। हर लोब्यूल के अंदर, यानी हर कंपार्टमेंट के अंदर, जैसे हर रूम में सोच लो 3 कुर्सियां रख दें हम, ऐसे ही हर कंपार्टमेंट के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि स्पर्म बनाएंगी। बाद में जब ग्लैंड्स और डक्ट्स की सिक्रीशन उसमें ऐड हो जाती है तो उसे सीमन कहते हैं, इसलिए सेमिनिफेरस नाम रख देते हैं हम, या सीड फॉर्म करेंगी। यहाँ पर स्पर्म बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर ये स्ट्रक्चर है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी, तो उसके अंदर की साइड पे 2 सेल्स ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। एक होते हैं मेल जर्म सेल्स, जिनके अंदर माइटोसिस और मियोसिस होती है टू फॉर्म गैमीट्स, और सर्टोली सेल्स, जो इन मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देते हैं, नर्स करते हैं ग्रो करने के लिए। मियोसिस हो रही है, इसका मतलब गैमीट का जो नंबर होगा वो n होगा, क्योंकि मियोसिस हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होती है, डिप्लॉइड को हेप्लॉइड में एनिमल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसलिए कहते हैं कि स्पर्म्स जो होंगे बेटा वो n होंगे, और मेल जर्म्स की डिप्लॉइडी क्या होगी? 2n। अब इधर से स्पर्म n हो जाता है, सामने से एग सेल n हो जाता है, दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं तो फिर से 2n को रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि 2 सेल्स होते हैं, इनका क्या काम होता है? इनको सस्टेंटिकुलर सेल्स और भी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसेस, अब 3 कुर्सी हैं, उनके बीच में थोड़ी जगह हो सकती है। ऐसी 3 ट्यूब्यूल हैं, किसमें? एक लोब के अंदर या एक कंपार्टमेंट के अंदर, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस स्पेस में थोड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं और कुछ सेल्स होते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम पर जिनका नाम रखा जाता है लीडिग सेल्स। इन सेल्स पर आकर LH हार्मोन, जो कि गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है और प्यूबर्टी के बाद एक्ट करता है और इनको स्टिमुलेट करता है। क्या करता है स्टिमुलेट भाई? इनको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज टेस्टिकुलर हार्मोन, क्योंकि है तो टेस्टिस के अंदर ही सब कुछ। कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है बेटा? एंड्रोजन। एंड्रो मतलब मेल से रिलेट करते हैं, जन मतलब जनरेटिंग, जो मेल कैरेक्टर्स को जनरेट करेगा।
वन ऑफ द कॉमन एंड्रोजन जो हमें पढ़ाया जाता है वो होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ह्यूमन हार्मोन कैसे काम कर रहा है देखो, लीडिंग सेल्स के पास ये वाली सिक्रीशन हो रही है। कैसे हो रही है वो मैंने आपको आगे पढ़ाएंगे। वैसे तो हम LH हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, तभी जाकर ये सब इवेंट्स तैयार होते हैं। डक्ट्स कौन से हैं भाई? तो ये मेन डक्ट्स हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन करेगा इनटू वाजा एफरेंशिया वया व्हाट भाई? तो वया रेटिटेस्टिस। इसके ऊपर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता होगा, फिर डक्ट ये, फिर ये, फिर इसके बाद एपिडाइडमिस, वाजा डिफरेंशिया, है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये जाता है। वाज डिफरेंस आगे जाकर फिर एजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, वहां से फिर ग्लैंड्स आ जाती हैं, फिर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आ जाते हैं। तो देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वाजा एफरेंशिया। वाजा एफरेंशिया तक स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर है, फिर टेस्टिस से हम बाहर आ जाते हैं, लीव द टेस्टिस। फिर एपिडिडमिस अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस होता है, फिर वास डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? वास डिफरेंस। ये आगे जाकर समाइनल वेसिकल के साथ मिलता है और एक डक्ट बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इन डक्ट्स का एक एक करके हम फंक्शन देखेंगे कि क्या क्या इन सबके 1 बाय 1 फंक्शंस होते हैं। वास डिफरेंस देखो, असेंड टू एब्डोमेन, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, एब्डोमेन एंड नेचुरल लूप्स, ये ब्लैडर है बेटा। तो आपको दिख रहा होगा इट इज लूपिंग ओवर द ब्लैडर, हमें क्लियरली दिख रहा होगा कि इट इज लूपिंग ओवर द ब्लैडर, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वास डिफरेंस। और यहां से जो ये ग्लैंड दिख रही है आपको, समाइनल वेसिकल, ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे, देखो एक पॉइंट पर मिलेंगे भी, देखो मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, इसको बोल देते हैं यहां पर एजैकुलेटरी डक्ट बनता है। क्या काम है इसका? स्पर्म्स को स्टोर करके रखना, जब जरूरत हो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जो आगे देखो दिख रहा होगा आपको, इसको स्पर्म्स को सप्लाई कर देता है। ये जब भी जरूरत होती है इसको सप्लाई कर देता है, ये वाला ऑर्गन फिर बाहर ले आता है स्पर्म्स को। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल ठीक है। पेनाइल ऑर्गन के थ्रू एक्सटेंड करता है और ओपन कहाँ करता है फाइनली पेनाइल ऑर्गन? ये जो पॉइंट होता है ओपनिंग का, जहाँ से यूरिन और स्पर्म पास करते हैं, उसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीएटस। क्या बोलते हैं बेटा उसे? यूरेथ्रल मीएटस। यहाँ पर टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको। तो एक्सटीरियरली कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? क्योंकि एफरेंशिया तक के बाद हम कहते हैं कि अब टेस्टिस लीव हो गया है, एफरेंशिया पे जब हम पहुंचते हैं तो एफरेंशिया के बाद एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, तीनों आपने देख लिए कि कैसे स्ट्रक्चर निकल रहा होगा। द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, द पेनाइल ऑर्गन, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज, जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो इरेक्शन में हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकली नेसेसरी होता है ये टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द एनलार्ज्ड आउटर पार्ट, जो पेनाइल ऑर्गन का ये वाला हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्सा, जो एक स्किन या फोल्ड से भी कवर्ड होता है, उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। लूज फोल्ड ऑफ स्किन जो इसे कवर करती है, देखो उसी को ग्लांस पेनिस कहते हैं या रीजन कहते हैं। हाईली सेंसिटिव एंड होता है ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का बेटा। तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स समझ में आने चाहिए, क्या क्या इनका फंक्शन है, किस तरीके से चीज़ें आगे आगे मूव करती रहती हैं, वो हमें पता चलना चाहिए। उसके बाद देखो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, तो ये याद रखना है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है हमारी, वो अनपेयर्ड होती है, बाकी दोनों ग्लैंड्स पेयर्ड होती हैं। सेमाइनल प्लाज्मा, जो इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन प्लस डक्ट के सिक्रीशन के लिए सीमन यूज करते हैं हम वर्ड, ऐसे ही इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उसके लिए इंडिविजुअली यूज करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। किस में रिच होता है? फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और एंजाइम्स में। एक और ग्लैंड होती है इसमें, बल्बोइथ्रल ग्लैंड, जो हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनाइल ऑर्गन में। ये भी नीट, देखो नीट प्रायोरिटी लिखा भी उसने, नीट के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लुब्रिकेशन ऑफ द पेनाइल ऑर्गन कौन सी ग्लैंड करेगी? तो बल्बोइथ्रल करेगी। सेमिनल प्लाज्मा के सिक्रीशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, और ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें हमें कैसे ध्यान रखना है चीज़ों का कि कौन कौन सी ग्लैंड्स मेजरली हमारे पास प्रेजेंट हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो फीमेल के अंदर सेम पेल्विक रीजन में चीज़ें होंगी। प्राइमरी कंपोनेंट में ओवरीज आ जाएंगे, ओविडक्ट्स आ जाएंगे, यूट्रस आ जाएंगे, सर्विक्स वेजाइनल ऑर्गन आ जाएंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाएगा।
स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड होंगे ये विद मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शन करने के लिए। सपोर्ट ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये चार इनके मेन फंक्शन होते हैं। फीमेल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का काम ही ये है भाई कि 14 डे पे ओव्यूलेशन करना, फिर अगर ओवम स्पर्म साथ मीट कर गए तो वहीं फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करना, 9 मंथ तक कंसीव हो गए तो प्रेगनेंसी, फिर पार्चुरेशन, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। बर्थ के बाद भी उसके लिए मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि इनिशियल 6 मंथ्स बच्चा कुछ और कंज्यूम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वही कंज्यूम करता है जो मदर उसे फीड कराती हैं। तो ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी कंपोनेंट अगर हम देखते हैं तो सबसे मेन, जैसे वहाँ टेस्टिस था, ये ओवरी है, वहाँ पर वाजा फ्रेंचा डिफरेंशिया था, यहाँ पर ओविडक्ट, यूट्रस वगैरह है। जैसे ग्लांस पेनल ऑर्गन था, यहाँ पर भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज होती हैं, दे प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स। ओवम, जैसे वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा था या एंड्रोजन लीडिंग सेल से, ऐसे यहाँ प्रोड्यूस होते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो या ओवरी के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो। लोकेटेड ऑन लोअर एब्डोमिनल एरिया। डायमेंशन, उसकी भी डायमेंशन थी, इसकी भी 2 to 4 सेंटीमीटर। कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल्व एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। ये देखो दिख भी रहा होगा आपको कि यूट्रस के साथ भी इसकी अटैचमेंट है ना। लेकिन ये वो वाले लिगामेंट्स नहीं हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में हमें पढ़ाए जा रहे थे, है ना। टेंडन, लिगामेंट्स वो वाले नहीं है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। दे आर नॉट द सेम। ये देखो दिख रहे होंगे इनके लिगामेंटल अटैचमेंट्स आपको। तो ये पता होना चाहिए कि ओवरी प्राइमरी ऑर्गन है, ओवम इससे प्रोड्यूस होता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है, और लिगामेंट के थ्रू बेटा ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और लिगामेंट सेम बात नहीं होती है, ये भी हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। ओवरी के बाहर एक थिन एपिथेलियल स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर ये ओवरी का स्ट्रक्चर है तो यहां मान लीजिए कि एपिथेलियम होगा। एपिथेलियम इनक्लोजेस द अंडरलाइंग टिश्यू नोन एज ओवेरियन स्ट्रोमा। एपिथेलियम के अंदर अब जो ये सारा टिश्यू है, जो इसका मैट्रिक्स है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है या मिटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, ऐसे इस ओवरी का जो मैट्रिक्स वाला स्ट्रक्चर है उससे बोला जाता है ओवेरियन स्ट्रोमा या ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द ओवरी। ओवेरियन स्ट्रोमा का ग्राउंड सब्सटेंस 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक वो जहां पर ये फॉलिकल्स दिखते हैं हमें, इसे बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। और इसके अलावा जो सेंट्रल पार्ट है, जिसमें देखो ब्लड वेसल दिख रही होंगे आपको, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ओवेरियन मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला क्या हो गया, स्ट्रोमा क्या हो गया, है ना। जैसे व्हाइट बोर्ड होता है जिसपे हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, तो वो व्हाइट बोर्ड उसका स्ट्रोमा है बेसिकली। अब उस बोर्ड के 2 हिस्से हैं, एक पेरिफेरी में और एक सेंटर में। तो पेरिफेरी वाला कॉर्टेक्स, जैसे एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला होता है, या किडनी में कॉर्टिकल और मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेटा ओवेरी में भी होते हैं। आगे चलते हैं। एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं, तो ओविडक्ट्स हैं, यूट्रस है और वेजाइनल ऑर्गन है, 3 डक्ट्स हैं यहाँ पर। इसमें सबसे पहला डक्ट है फेलोपियन ट्यूब, जिसकी 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। रीचेस फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। देखो बिल्कुल सही बात है, फेलोपियन ट्यूब यहाँ ओवरी के पास से शुरू होती है और यहाँ यूट्रस के पास जाके खत्म होती है। ये पूरा सेगमेंट जो होता है वो ओवरी का ही होता है, जिसमें इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला जैसे रीजन्स आ जाते हैं। तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इनफंडिबुलम पार्ट ऑफ ओविडक्ट सिचुएटेड क्लोजर टू द ओवरी। ओवरी के जो पास वाला रीजन है सबसे, उसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। अच्छा, ये यहाँ नेमिंग नहीं होगी बेटा, ये इसकी नेमिंग यहाँ कहीं आएगी पास में ही, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के पास कुछ फीचर्स होते हैं, क्या भाई, फिम्ब्री है। देखो इस रीजन के पास क्या है, फिम्ब्री है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये इसके पास होती हैं, जिससे कि जब ओवरी में से एग निकलता है 14th डे पर, तो उसे ये इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। फंक्शन हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन। तो पहला पार्ट हो गया इनफंडिबुलम। दूसरा पार्ट होता है जो यहां ये दिखाना चाह रहा होगा, दैट इज एम्पुला। और तीसरा पार्ट होता है इस्थमस। 3 रीजन्स होते हैं। एम्पुला देखो, अब आप द इनफंडिबुलम लीड्स टू द एम्पुलरी रीजन। देखो यहाँ वाला रीजन इनफंडिबुलम था, इसके बाद एम्पुला और कॉर्नर पे आएगा
isthmus. It is a wider part of the oviduct comparatively. Very last part is isthmus, जिसमें थोड़ा ल्यूमन नैरो हो जाता है, जो कि यूट्रस के साथ डायरेक्टली ज्वाइन करता है. देखो इसके बाद ये यूट्राइन वाला पार्ट आ जाता है, इसलिए इस वाले रीजन को हम isthmus कहते हैं. ये एम्पुला है, यहाँ पर इनफंडिबुलम है, जिसमें कि फिम्ब्रिया प्रेजेंट है. जिसमें कि क्या प्रेजेंट है? फिम्ब्रिया. राइट. तो ये हमें पता होना चाहिए यार कि क्या क्या हमारे पार्ट्स हैं, जिनके नाम हमें अच्छे से अगर याद होंगे तो हमारे लिए फायदा रहेगा बेटा. ये ओवरी दिखाई दे रही हैं. द यूट्रस सिंगल स्ट्रक्चर होता है, रिजेंबल एन इन्वर्टेड पियर शेप, जो ये वाला स्ट्रक्चर है. सपोर्ट फर्मली सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू पेल्विक वॉल्व, ओपन्स इंफीरियरली इनटू वजाइना. नीचे जो इसकी ओपनिंग है बेटा वो फाइनली वजाइनल कैनाल की तरफ जाती है, सर्वाइकल कैनाल से होते हुए. तो इसलिए लिखता है ओपनिंग फाइनली इनटू इट थ्रू ए पैसेज कॉल्ड एज सर्विक्स. थ्रू ए पैसेज कॉल्ड एज सर्विक्स. देखो है ना, इस सर्वाइकल कैनाल से होते हुए फाइनली वजाइनल कैनाल में एंट्री हो जाती है. सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल, देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है सर्वाइकल कैनाल है, फिर वजाइनल कैनाल है, दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? बर्थ कैनाल बोल देते हैं. Cavity inside the cervix is referred to as cervical canal. Together with vagina, it forms the passage from for childbirth. दोनों मिलकर, क्योंकि एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांट हो रखा होगा, तो यही रास्ता है, नेचुरल रास्ता तो यही है, जिसके थ्रू गेस्टेशन पीरियड पूरे होने के बाद बच्चे को जन्म लेना होता है. इसलिए इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल. नीट के हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस पे से हमसे सवाल पूछा जा सकता है. 3 लेयर्स ऑफ यूट्राइन टिश्यू. यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं बेटा. सबसे बाहर की तरफ अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से बाहर की तरफ, तो एंडोमेट्रियम, फिर मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम, और सबसे इधर पेरीमेट्रियम. यानी अगर हम देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट होगा पेरी, फिर मायो, फिर एंडो. और अगर ऐसे देखता हूँ तो एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं. पेरीमेट्रियम मेम्ब्रेनस लेयर होती है. मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होती हैं, जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब 9 मंथ पूरे होने के बाद आएगा, वो हार्मोन इसी मसल को बोलता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिलती है. एंडोमेट्रियम क्या होता है? इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, जो कि बार बार साइक्लिक चेंजेस करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर बार यही वाली लेयर ब्रेक डाउन होकर मेंसेस होते हैं, और दोबारा फिर यही वाली लेयर रीग्रोथ भी होती है. ये साइकिल जब तक चलती रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस का डिसरप्ट हो, मेंसेस का आना, यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर का डीजनरेट होना और रीजनरेट होना, जब तक कि फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर लेती. प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है. फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात आ गई. डक्ट्स हो गए, यूट्रस हो गए, सर्वाइकल कैनाल हो गया. तो फीमेल में भाई एक तो हेयरी और कशनिंग टिश्यू होता है, जिसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं. फिर क्लाइटोरस वाला पार्ट होता है, जो कि रेक्टाइल टिश्यू होता है. लेबिया मेजोरा आउटर मोस्ट लिप लेयर होते हैं. और फिर लेबिया माइनोरा, जो इनर फोल्ड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं. हाइमन जो जनरली वेजाइनल कैनाल को कवर रखती है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन कोई श्योरिटी नहीं है कि फीमेल वर्जिन है या नहीं है. ये बात भी हमें ध्यान रखनी होती है. तो मॉन्स प्यूबिस देख लो, फैटी टिश्यू होता है, प्यूबिक हेयर्स होते हैं इसमें. लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं. मॉन्स प्यूबिस से लेकर वेजाइनल ओपनिंग तक जाते हैं. ये देखो, ये ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक स्ट्रक्चर जा रहा है वेजाइनल ओपनिंग तक. जो बिल्कुल इसके अंदर फोल्ड्स हैं पैरेलली, जो मीट नहीं कर रहे बस इससे, उससे बोलते हैं लेबिया मेनोरा, अंडर द लेबिया मेजोरा. तो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, 3 लेयर्स हमारे पास होती हैं जेनाइटल ऑर्गन्स की. हाइमन मेम्ब्रेन जो वेजाइना को जनरली पार्शियली कवर करके रखती है. क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरास, जहां लेबिया माइनोरास मिलती हैं एक दूसरे से, है ना. ये वाला जो पार्ट है देखो, ये लेबिया माइनोरा यहीं पर जाकर तो मिल रही है. इस वाले पार्ट को कहते हैं क्लाइटोरिस. तो देखो क्लाइटोरिस बता दिया उसने. याद रखना है कि हाइमन जनरली फर्स्ट सेक्सुअल इंटरेक्शन या क्वाइटस के दौरान ब्रेकडाउन होता है, लेकिन कभी कभी साइकिलिंग या हॉर्स बैक राइडिंग या फिर
वैसे भी ब्रेकडाउन किसी कारण हो सकता है तो उसको वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं माना जाना चाहिए। तो हाइमन, मॉन्स प्यूबियस, मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस हमें क्लियर होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए किसका क्या फंक्शन है। मेमोरी ग्लैंड्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स फंक्शनली, है ना, फंक्शनल फीमेल में ही होता है, मेल में कई बार हो सकता है ना भी हो। दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, क्या होता है बेटा उनके अंदर, ग्लैंडुलर टिश्यू, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होता है भाई, है ना। डिवाइडेड इनटू मेमोरी लोब्स, जब हम देखते हैं इस टिश्यू को तो जैसे टेस्टिकुलर में लोब्स बन गए थे 250 कंपार्टमेंट्स, ऐसे इसमें भी लोब्स बन जाते हैं, राइट। तो मेमोरी लोब्स बन गए भाई, ये देखो ये बन गए, और फैट है इनके अंदर, एडिपोज टिश्यू है। ये स्ट्रक्चर आगे कैसे बढ़ते हैं वो हमारे लिए जानने के लिए इंटरेस्टिंग बात होती है कि लोब्स आगे जाके किसमें कन्वर्ट होंगे। इधर ये रिब्स दिख रही हैं, रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल स्पेसेस दिखते हैं, अंदर पेक्टोरलिस मेजर मसल दिखती है, ये भी बहुत बार नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो लोब्स के अंदर होते हैं एल्वेलाई, ये लंग्स वाले एल्वेलाई नहीं है, इनका काम होता है मिल्क को सिक्रीट करना। जब ये मिल्क आगे बढ़ता है तो कैसे पहुंचता है देखो, तो एल्वेलाई ओपन्स डायरेक्टली इनटू द ट्यूब्यूल्स। लोब्स जो होते हैं मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वेलाई है, लोब्स को जब हम क्रॉस करते हैं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर तो मेमोरी लोब ही था, लोब के बाद जो स्ट्रक्चर आया हमारा वो आया ट्यूबुलर पार्ट। कौन सा है बेटा, ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, ट्यूब्यूल्स मिलकर ओपन करेंगे इनटू मेमोरी डक्ट्स, है ना, मैनी ट्यूब्यूल्स जो होंगे वो मिलकर ओपन करेंगे मेमोरी डक्ट में। डक्ट जाएंगे एम्पुला के पास, एम्पुला से जाएंगे हम लेक्टिफेरस डक्ट के पास, और फाइनली निप्पल के स्ट्रक्चर के पास जाएंगे मिल्क को रिलीज करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सीक्वेंस क्या है मिल्क सिक्रीशन के, पाथवे का क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले लोब्स हैं, लोब्स के बाद ट्यूब्यूल्स हैं, डक्ट्स हैं, एम्पुला है, लेक्टिफेरस डक्ट है, और निप्पल का स्ट्रक्चर है, जहां से आप फाइनली हम रिलीज करते हैं किसको, मिल्क को। फाइनली आप यहां पहुंच जाते हैं, और बाकी बीच के पार्ट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो हमारे की टेकअवेज क्या रहे कि ओवरीज ओवम और स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, यूट्रस जो होता है वो इसका एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कर सकता है, मेमोरी ग्लैंड्स में फंक्शनल इंटीग्रेशन होता है फॉर चाइल्ड केयर, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था। ओविडक्ट्स के पास फिम्ब्रिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। गैमेटोजेनेसिस, तो मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस, दो गैमेटोजेनेसिस होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। मेल के अंदर बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म्स। कब शुरू होगा, प्यूबर्टी पे। फीमेल के अंदर oogenesis होता है, ये भी प्यूबर्टी पे ही शुरू होता है। मेन काम तो यानी कि गैमीट रिलीज होना, बट फॉर्मेशन होना जो स्टार्ट होती है, जो प्रोसेस है उसका, वो स्टार्ट हो चुका होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर ही। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस रहता है। कैसे शुरू हो जाता है वो भी हम वन बाय वन देख लेंगे। स्पर्मेटोगोनिया, देखो ये वाले सेल्स थे, हमने पढ़ा था, इनर सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, और ये दो में कन्वर्ट हो गए भाई। इन दो में से एक जो पीछे रह जाता है, और एक जो होता है वो डिफरेंशिएट कर जाता है। क्या कर जाता है, डिवाइड नहीं करता बेटा, डिफरेंशिएट कर जाता है टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना लेता है वो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक पीछे स्टेम सेल की तरह रह जाएगा, एक स्पर्मेटोसाइट बना लेता है। कहाँ हो रहा है ये, इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे हो रहा है। इमेच्योर जर्म सेल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बाय माइटोटिक डिवीजन, यानी स्पर्मेटोगोनिया को कह रहा है। और जो यहाँ स्पर्मेटोजोआ बनेगा भी लास्ट में स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोजोआ जो बनेगा स्पर्मेटोगोनिया से, वो भी फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं रखेगा। फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी सिर्फ तभी हमारे पास आएगी बेटा जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि उसमें सीमन बन गया है वो स्पर्म से, स्पर्मेटोजोआ से, जब उसके अंदर डक्ट्स और ग्लैंड्स की सिक्रीशन ऐड हो जाती है। तो देखो आगे कैसे होता है प्रोसेस। तो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं भाई, ये देखो इनमें से कुछ सेल्स स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं बिना डिवीजन के, यहाँ डिफरेंशिएशन होती है, डिवीजन यहाँ पहले ही हो चुकी होती है। फिर मियोसिस 1 होती है जिसमें कि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अगर ये 2n है तो मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया होगा, इसलिए यहां पर आपको n नजर आता है।
Spermatogonia differentiate to become primary spermatocytes. These undergo divisions, formation of 2 equal cells. यानी इनमें अगर 46 क्रोमोसोम्स थे, इसमें कितने होंगे बेटा? कॉमन बात है 23 होंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये दोनों सेल मियोसिस 2 करेंगे जो कि माइटोसिस जैसी होती है, तो 2 सेल इससे बनेंगे आगे जाके और 2 इससे बनेंगे, तो टोटल सेल जो होंगे बेटा वो 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 सेल्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए, मियोसिस 2 करी, अब टोटल सेल कितने हो गए? 4। राइट, स्पर्मेटिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। यहां तक की डिवीजन हो गई। अब पहले स्टेप पे भी डिफरेंशिएशन हुई थी, अब ट्रांसफॉर्मेशन होगी। देखो जैसे इस स्ट्रक्चर के पास कोई फ्लैजिला नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर के पास है फ्लैजिला, तो ये थोड़े थोड़े कुछ कुछ चेंजेस आते हैं उसके अंदर, स्पर्मेटिड के अंदर। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म होना या स्पर्मियोजेनेसिस होना। राइट, तो इससे बनते हैं फाइनली हमारे स्पर्म सेल्स। तो बहुत बार स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस का डिफरेंस बोर्ड में पूछा जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस लास्ट वाले स्टेप को कहते हैं। मियोसिस 2, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कर लेगा, 4 सेल्स बना लेगा, हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम होंगे चारों सेल्स में। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करते हैं स्पर्मेटोजोआ को, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ तक जो पूरा प्रोसेस है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और लास्ट वाले स्टेप को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाते हैं, उनसे न्यूट्रिशन वगैरह लेते रहते हैं, और फाइनली ये वहां से रिलीज भी हो जाते हैं। याद रखना है सर्टोली सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल है तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही, इसलिए सर्टोली सेल की जगह उसने क्या लिख दिया है? रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन का लास्ट स्टेप इज स्पर्मियोजेनेसिस, और पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म हेड एम्बेड हो जाता है सर्टोली सेल में, फिर रिलीज हो जाता है वहां से। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन था स्पर्म सेल का, और स्पर्मिएशन का मतलब उसका रिलीज है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों चीजों को एक साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। हार्मोनल रेगुलेशन ह्यूमंस में कैसे होता है? तो हाइपोथैलेमस हार्मोन भेजता है, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था, वो पिट्यूटरी पे जाएगा, वहां से LH और FSH 2 हार्मोन आएंगे। LH कहां पर आएगा? तो मैंने समझाया था आपको कि लीडिंग सेल्स के पास आएगा और वहां पर सिक्रीशन करवाएगा। देखो अब कैसे कैसे करवाएगा, आगे आपको बताएगा। GnRH जो होता है गोनेट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वहां से 2 हार्मोन रिलीज करवाए जाते हैं। ल्यूटिनाइजिंग क्योंकि कल को ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प करता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्योंकि ये फॉलिकुलर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो यहाँ काम करता है LH वाला लीडिंग सेल्स पे, एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स, और एंड्रोजन बनवाता है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड्रोजन कल को जाके पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और FSH जो होता है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, और वो भी कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाता है जिससे कि स्पर्मियोजेनेसिस यानी लास्ट स्टेप, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ स्टेप हो सके। तो दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। जब जरूरत पूरी हो जाती है तो यहाँ से इनहिबिन हार्मोन भेज दिया जाता है सर्टोली सेल्स की इधर से कि भाई अब और ज़्यादा हार्मोन्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा काम चल चुका है। स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में 4 मेन पार्ट्स आते हैं बेटा। एक होता है हेड, देखो ये दिख रहा होगा, जिसमें एक्रोजोम या टिप, एक्रो का मतलब होता है टिप, जोम का मतलब बॉडी होता है। न्यूक्लियस होता है, मिडल पीस जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और टेल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। हेड के अंदर एक्रोजोम होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं जिनको जोना लाइसेंस बोलते हैं, जो कल को हमें जोना पैलिसिडा वगैरह को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी देता है हमें। टेल क्या करती है? स्पर्म मोटिलिटी को हेल्प करती है, ताकि जब वो वेजाइनल कैनाल में एंट्री करें वहां से लेकर ओविडक्ट तक पहुंच पाए। उस काम में टेल की मदद होती है, फ्लैजिलेटेड सेल की मदद होती है, हम लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ते थे। ह्यूमन मेल जब इजैकुलेशन करता है तो करीब करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स करता है। उसमें से बेटा कम से कम 60% की शेप और साइज नॉर्मल होनी चाहिए, और 40% की मोर्टेलिटी, तभी फर्टिलाइजेशन काउंट करी जाती है। स्पर्म सेल्स तो आ गए बनकर टेस्टिस से
उसके बाद जो उसमें ग्लैंड्स की सिक्रीशन ऐड होती है उसे क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। और डक्ट्स की सिक्रीशन भी होती है, ये तो होती है, प्लस में डक्ट्स की भी सिक्रीशन, एपिडिडमिस वगैरह की सिक्रीशन भी ऐड होती है। जब ये दोनों सिक्रीशंस मिल जाती हैं तब उसे बोलते हैं सीमन। और स्पर्म के पास या स्पर्मेटोजोआ के पास फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं होती, बट सीमन के पास फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए बोला जाता है सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म सेल्स इज सीमन। और सीमन का रिलीज होना जरूरी है, ना कि सिर्फ स्पर्म सेल्स का, फॉर द फर्टिलाइजेशन, राइट। फिर देखो बेटा फीमेल के अंदर कैसे होता है oogenesis। तो हमने पहले ही बोला था कि मैच्योर फीमेल गैमेट बनना इज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा अलग होता है। बहुत सारे मिलियन ऑफ मदर सेल्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं कब, बर्थ पर। कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। मेल का गैमेट फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ था, प्यूबर्टी पे, लेकिन ये पहले ही हो जाता है स्टार्ट। फीटल लाइफ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्यूबर्टी स्टार्ट। तो देखो कितना फर्क है, यहां पर मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं, यहां गिनती के सेल्स हैं। रीजन फॉलिकुलर एट्रेजिया हो जाता है, बहुत सारे सेल्स रास्ते में ही खत्म हो चुके होते हैं, 12 साल का इंतजार नहीं कर पाते हैं, स्टार्व कर जाते हैं। नो मोर ओगोनिया और फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइमरी oocyte सेल जो होते हैं ओगोनिया सेल्स बेटा, जैसे वहां पर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, ऐसे यहां पर oogonia जो होगा उससे क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। सेल्स एंटर प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी oocyte तो बन जाता है बर्थ पर ही, बच्चे के अंदर है, फीटस में ही, लेकिन उसके आगे सेकेंडरी oocyte नहीं बन पाता। कब तक, जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए। मेल्स में प्राइमरी oocyte भी बनता है प्यूबर्टी के बाद ही, और फिर प्रोसेस कंटिन्यूअस रहता है। इसमें प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस है, बर्थ पर ये बन गया, फिर थोड़े 12 साल के लिए कुछ नहीं होगा, फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा, फिर जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगी तब तक सेकेंडरी oocyte की स्टेज रहेगी। ये एक दिक्कत इसमें आती है। अब क्योंकि बन तो गया पर वो अरेस्ट हो गया, अब अरेस्ट हो गया तो उसके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है अपने चारों तरफ। ये देखो ये oocyte है, और ये जो ग्रीन ग्रीन सेल्स यहाँ ग्रो कर गए हैं, ये इसके बाहर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। फॉलिकल का मतलब बैग या पाउच होता है जो oocyte को सराउंड कर रहा होता है। तो टेम्परेली अरेस्टेड, oocyte सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैनुलर अपीयरेंस सेल्स, जिसको बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, जैसे ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट भी होता था। लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डिजेनरेट हो चुके होते हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक। जो मैंने अभी भी आपको समझाया था कि पहले अगर इतने सारे हैं तो बाद में थोड़े से ही रह जाते हैं, उसे फॉलिकुलर एट्रेजिया कहते हैं। जो नंबर मिलियंस में था वो प्यूबर्टी तक आते सिर्फ 60,000 to 80,000 ही रह जाता है। और धीरे 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 प्राइमरी फॉलिकल्स के बाहर और लेयर्स भी डेवलप होने लगती हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब देखो यहाँ पे एक लेयर थी प्रोटेक्शन के लिए, बट यहाँ अगर ये oocyte है तो ये वाली लेयर तो है ही, उसके अलावा देखो एक और लेयर बाहर एक्स्ट्रा बन गई है, इसको बोलते हैं थीका लेयर। क्या बोलते हैं, थीका लेयर। थीका लेयर बन गई मतलब अब आप प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी फॉलिकल, अगर इस फॉलिकल के अंदर कहीं पर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाए, जो पिछले वाले में नहीं थी, देखो सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं थी बट टर्शरी में है, अगर ये बन गया तो इस फॉलिकल को अब मैं कहूंगा टर्शरी फॉलिकल, एंट्रम बन जाता है इसमें। और थीका लेयर जो थी वो भी 2 सेल्स में डिवाइड हो चुकी होती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। एक्सटर्ना की लेबलिंग यहाँ होगी, भाई ये लेबलिंग थोड़ी सी उसने गलत टिक हो गई हमसे, एक्सटर्ना बाहर इंटरना अंदर, 2 लेयर्स में चीजें डिवाइड हो जाएंगी। ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एंट्रम की प्रेजेंस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मैच्योरेशन ऑफ द oocyte, प्राइमरी oocyte धीरे धीरे ग्रो करता है, फॉलिकल चाहे टर्शरी हो उसके अंदर भी oocyte कौन सा है, प्राइमरी ही है। सेकेंडरी oocyte तब बनेगा जब प्यूबर्टी पे आ जाएंगे और हार्मोन्स आ जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होने लगेगी, तब जाकर पहली बार सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। तो देखो प्राइमरी oocyte है भाई, ये बनेगा सेकेंडरी oocyte में, लेकिन ये डिवीजन प्राइमरी oocyte बन गया था बर्थ पर ही, फीटस में ही, ये डिवीजन होगी प्यूबर्टी पर। अब क्योंकि इतने साल रुकने के बाद डिवीजन होगी तो देयर आर हाई चांसेस कि डिवीजन अनइक्वल हो जाती है और इससे एक बड़ा सेल बन जाता है और एक छोटा सेल बन जाता है। जो छोटा सेल बन जाता है उसे बोलते हैं पोलर बॉडी,
और जो बड़ा सेल बन जाता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। देखो ये सेकेंडरी oocyte है और इसके पोल पर एक छोटा सा सेल अलग से है, जिसे क्या कहा गया है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अनइक्वल डिवीजन, oocyte और पोलर बॉडी इसमें बनती हैं। सेकेंडरी oocyte बड़ा सेल होता है, उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म रिटेन रहता है। एक मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉर्म हो जाती है सराउंडिंग द सेकेंडरी oocyte। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है जोना पैलुसिडा। अब ये oocyte पहले जो प्राइमरी था बेटा, अब ये प्राइमरी रहा, ये सेकेंडरी हो चुका है। इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर आ चुकी है प्रोटेक्शन की, जिसे जोना पैलुसिडा कहते हैं। जोना का मतलब बेल्ट या जोन, और पैलुसिडा का मतलब होता है एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, राइट। इसको बोलते हैं हम ग्राफिन फॉलिकल। और इसमें से 14th डे पर इस ग्राफिन फॉलिकल में से जब ये सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज हो जाता है बेटा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो कि LH सर्ज होने पर होता है। जब LH अपनी पीक पर आ जाता है तब होता है वो प्रोसेस, राइट। तो ये देखो दोनों का डिफरेंस भी है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसमें 4 स्पर्म सेल्स बनते हैं। ये डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, पहले फीटल लाइफ में होता है, फिर प्यूबर्टी पे, फिर फर्टिलाइजेशन पे। इसमें पोलर बॉडीज भी बनती हैं। ये की टेक अवेज हैं हमारे, है ना। तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए बेटा, यहाँ तक की बात है ना। इसको देखो अपनी बुक से आप फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो ये आपने देख लिया बेटा, है ना, ये मैंने आपको देखने के लिए कहा था। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बेटे, की टेक अवेज जो हमारे थे अब तक मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या गैमेटोजेनेसिस वगैरह के। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे हमारे पास आती है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमने समझा था कि एक पर्टिकुलर फेज पे शुरू होती है और एक पर्टिकुलर फेज पे ये वाली साइकिल बंद भी हो जाती है। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि प्राइमेट और नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स मतलब जिनका पोस्चर थोड़ा इरेक्ट होता है, जिनके अंदर ये थंब अपोजिबिलिटी, फिंगर और थंब आपस में मीट कर सकते हैं, वो वाली जो चीज़ देखी जाती है उन्हें प्राइमेट्स कहा जाता है। उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसमें कि एंडोमेट्रियम जहाँ पर कि इम्प्लांटेशन होती है वो बार बार शट ऑफ करती है। नॉन प्राइमेट्स जिनके पास इरेक्ट पोस्चर नहीं है, जैसे कि काऊ, वहाँ पर एंडोमेट्रियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग जैसी फेज नहीं आती है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बेसिक है वो क्या है कि स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, स्टार्ट वाले फेज को मेनार्क कहते हैं। जहाँ पर जाकर बंद होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं, जो कि 50 ईयर्स के आसपास होता है। स्टार्टिंग के 5 दिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और यहाँ से शुरू होकर वापस साइकिल यहीं पर आ जाती है, क्योंकि इसलिए इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द साइक्लिक इवेंट्स जो मेंसेस से स्टार्ट होते हैं और वापस फिर मेंसेस पर ही आ जाते हैं, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। पहले ब्लीडिंग फेज आती है, फिर ओवरी का जो कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट देखा था, उसके कॉर्टेक्स में जो फॉलिकल्स थे वो ग्रो करते हैं, तो फॉलिकुलर फेज आती है। जब फॉलिकल ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो 14th डे पर उस फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। फिर ओवम रिलीज हो गया। ओव्यूलेशन क्या होता है, वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब रिलीज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल में से ओवम, उसके बाद जो रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल रहता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। जिस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। कॉर्पस मतलब बॉडी और ल्यूटियम मतलब येलो कलर की बॉडी, राइट। और फिर से हम फर्स्ट डे पर ही आ जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो, फर्टिलाइजेशन हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी अगले 9 महीने के लिए, वरना ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यूअस, रिप्रोडक्टिव साइकिल कंटिन्यूअस रहती है, राइट। साइकिल ड्यूरेशन जो होती है वो कभी कभी स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी चेंज हो सकती है। मेजर फेजेस, तो जैसे हमने समझा था कि सबसे पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज होती है डे 1 से 5 तक, जिसमें कि एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है। डे 2 में प्रोलिफरेशन, अब जो शेड ऑफ हो गया उसको दोबारा रीग्रो कराना है। तो देखो एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। ये जो फीचर होता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने वाला, इसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। इसके लिए जो एस्ट्रोजन चाहिए, वो जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल जो हमारे टर्शियरी फॉलिकल बन रहे थे, वहां पर जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। मिड साइकिल में LH सर्ज होता है, ओवम रिलीज करता है, और ओवम रिलीज होने के बाद जो रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल रह जाता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि लास्ट फेज या ल्यूटियल फेज कहलाता है। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है तो उसे सिक्रीटरी फेज के नाम से भी कहा जाता है।
बहुत बार नीट में इतना ही क्वेश्चन आता है कि मेजर फेजेस कौन सी हैं, तो मेजर 4 फेजेस हैं हमारे पास, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, साइकिल स्टार्ट होती है विद द मेंस्ट्रुअल लास्टिंग फॉर दिस। इसके अंदर क्या मेन चीज देखी जाती है बेटा, तो इसमें देखा जाता है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ब्रेकडाउन ऑफ यूट्रस ब्लड वेसल्स, जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चर है एंडोमेट्रियम का, इसमें ब्रेकडाउन होते हुए नजर आता है। दिस फॉर्म्स अ लिक्विड जो वेजाइनल कैनाल से बाहर आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है तभी ऐसा होता है, वरना अगर पिछली साइकिल का ओवम फर्टिलाइज हो गया होगा तो फिर तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होनी चाहिए, तो वहां पर हम कोई डिजनरेशन नहीं करवाएंगे। अगर नहीं हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसे एमेनोरिया कहते हैं या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम कि लैक्टेशनल एमेनोरिया भी इसका एक रीजन हो सकता है। प्रेगनेंसी इंडिकेटर, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंसेज या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो रही हो, तो हमें डायरेक्टली उसको रिलेट नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के साथ, चेकअप कर लेना चाहिए पूरा, है ना। स्ट्रेस मतलब देखो दिमाग की पिक्चर बनाई गई है, ब्रेन पे स्ट्रेस हो रहा है या कुछ इम्बैलेंस दिखाया गया है कि बॉडी के अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। ये अच्छे विजुअल्स बस इसीलिए हैं कि आपको बेटर चीज़ें मेमोराइज हो पाएं कम टाइम में। फॉलिकुलर फेज, ओवेरियन चेंजेस जो होते हैं बेटा, प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है यहाँ पर, ये धीरे धीरे इस फेज में आ जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल तक पहुंच जाना। कैसे होता है, तो एफएसएच हार्मोन आता है हमारा, वो हमारी इसमें हेल्प करता है। यूट्राइन चेंजेस क्या होते हैं, तो हमने पढ़ रखा था, अभी थोड़ी देर पहले भी हम पढ़ रहे थे कि इस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम जो होगा वो रीजनरेट करेगा, और किसके द्वारा होगा, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के द्वारा। पिट्यूटरी कौन सा भाई, पिट्यूटरी में एफएसएच, ओवेरियन हार्मोन कौन सा, बेसिकली एस्ट्रोजन। ओवेरियन हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन, जो ओवरी वाले फॉलिकुलर सेल्स से रिलीज हो रहा होगा। वो एंडोमेट्रियम जो भी डिजनरेट हुआ था उसे देखो रीग्रो कराया जाएगा, राइट। कैसे होता है, तो देखो जैसे मैंने समझाया था आपको कि एक हार्मोन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसकी सर्ज पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है इसलिए इसे ल्यूटेनाइजिंग कहते हैं। फिर एक हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं दोनों के दोनों एफएसएच हार्मोन, इन दोनों को हम गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं क्योंकि गोनाड्स पर जाकर उनको नरिशमेंट दे रहे हैं या उनको एक्टिव कर रहे हैं। फॉलिकुलर फेज के दौरान इन दोनों की जो हमारी वैल्यू है वो बढ़ जाती है, एफएसएच की भी और एलएच की भी, राइट। तो देखो जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज आया, तो अगर मैं एलएच इस लाइट ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका लेवल भी बढ़ रहा है, एफएसएच का लेवल भी बढ़ रहा है और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का नहीं बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन ही इकलौता हार्मोन होता है जो 2 पीक दिखाता है, प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियल फेज में जाके ही बढ़ेगा, इस फेज में प्रोलिफरेटिव फेज में प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ता। यही एस्ट्रोजन जाके फॉलिकुलर सेल्स वाला से रिलीज जो एस्ट्रोजन होता है यही जाके यूट्राइन थिकनेस में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हार्मोनल बैलेंसेस हमें दिखाए गए हैं भाई, एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक बात है। ओव्यूलेशन, जब ये दोनों पीक पर आ जाते हैं, दोनों अपने मैक्सिमम लेवल पर होते हैं, एलएच भी और एफएसएच भी अपनी पीक पर हैं कंपैरेटिवली, उसे मिड डे ऑफ द साइकिल कहते हैं, उसे एलएच सर्ज भी कहते हैं, जिसके दौरान जो ग्राफिन फॉलिकल आपने बनाया होता है oogenesis में, उसमें से निकल जाता है सेकेंडरी oocyte, या जिसको आप ओवम कह रहे हो यहाँ पर, वो एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte है। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि प्राइमरी oocyte अपने लेवल पर ही रहेगा जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाएगी, ऐसे सेकेंडरी oocyte ही रहेगा जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। रैपिड सिक्रीशन के कारण ऐसा होता है, एलएच सर्ज के कारण। ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो अगली फेज आती है उसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज, ओवम निकालने के बाद या सेकेंडरी oocyte निकालने के बाद जो रह गया उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस का मतलब बॉडी होता है, ल्यूटियम का मतलब येलो होता है, तो येलो बॉडी होती है ये। कॉर्पस ल्यूटियम से बहुत सारा अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत एसेंशियल होता है फॉर मेंटेनेंस, जो थिकनेस बढ़ाई है एस्ट्रोजन ने उसको मेंटेन करने में, पर कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही सिक्रीट करता है, वो एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, राइट। एंडोमेट्रियम क्यों इतना थिक हो रहा है,
थिक एंडोमेट्रियम जरूरी है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई 14 डे पे जो oocyte निकला है उसकी, तो इम्प्लांटेशन के लिए वो चाहिए होगा आपको। ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप अगर प्रेगनेंसी हो गई तो। शुरू से हम यही बात कह रहे हैं। फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए देखो हमें चाहिए क्या, एंडोमेट्रियम की थिकनेस, वरना इस फीटल ग्रोथ को आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे। एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा बेटा। प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगी, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगी मतलब फिर से क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट फेज शेड ऑफ वाली फेज पर हम आ जाएंगे और फिर से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव स्पैन, फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है भाई एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर 50 इयर्स के आसपास, राइट। एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपोज, मेनार्क स्टार्टिंग फेज को कहते हैं और एंड को मेनोपोज कहते हैं। जब तक कि साइक्लिक साइकिल चलती रहती है इसका मतलब फीमेल की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, और जब ये साइकिल बंद हो जाएगी तो हम कहेंगे कि फीमेल की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो गई है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लीन बाथ लें, सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करें। एनसीईआरटी में अभी ही रिसेंटली ऐड ऑन हुआ है। मेंसेस के दौरान हर 4-5 घंटों पर अपने पैड को बदलें, डिस्पोज करें उसे जब भी तो प्रॉपरली डिस्पोज करें, है ना। ऐसा नहीं कि सीधा टॉयलेट्स में कहीं पे भी हम उसे फेंक दें। सोप से हाथ धोएं जब आप एक बार नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं। ये एनसीईआरटी की पिक्चर है जिसमें सारे हार्मोनल लेवल्स दिखाए गए हैं। क्लियरली हमें नज़र आता है इस पिक्चर के अंदर कि प्रोजेस्टेरॉन बाद में पीक हुआ है, एस्ट्रोजन इधर भी बढ़ रहा था और इधर भी बढ़ रहा है। LH-FSH की पीक पर ग्राफिन फॉलिकल में से ओवम निकल गया है। ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चनएयर है। आगे चलते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पे। अगर ओवम रिलीज हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान और उसी टाइम पर अगर सीमन पहुंच गया थ्रू द वेजाइनल कैनाल, तो फिर क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी। स्पर्म मोटाइल होगा, सर्विक्स, वेजाइनल कैनाल, यूट्रस, एम्पुलरी रीजन को क्रॉस करते हुए पहुंच जाएगा। एम्पुलरी रीजन वो जगह होती है जहां पर एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन होनी है, ये वाली जगह। ये देखो स्पर्म, यहाँ छोटा सा स्पर्म पहुंचते हुए भी दिखाया गया है। ओवम को ट्रांसपोर्ट करा जाता है यहाँ तक, क्योंकि बनता तो वो ओवरी में है, ओवरी से लेकर उसे एम्पुला तक पहुंचाया जाता है। तो बहुत बार तो नीट के अंदर यही क्वेश्चन आया है कि एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटा एम्पुला होती है, हमें ये बात पता होनी चाहिए, राइट। आगे देखो, वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड्स टू प्रेगनेंसी। सिंपल सा आंसर होता है कि दोनों का ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियस होना चाहिए। अगर स्पर्म पहुंचा वहां पर और उस टाइम पर oocyte वहां अवेलेबल ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्पर्म की वायबिलिटी है 2-4 दिन की, जिससे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते भी हैं कि इसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी कहते हैं, कि फर्टाइल पीरियड 10 से 70 डे ऑफ साइकिल है। उस दौरान अगर जो कपल है वो सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे तो देयर इज अ हाई चांस कि फर्टिलिटी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होगी, राइट। तो वही बात वो आपको यहाँ पर भी कह रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि शायद स्पर्म सेल 10th डे से पहले एंटर हो गई है, सेक्सुअल एक्टिविटी है 17 डे के बाद हुई है। तो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर अगर दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट किया जाए। बायोलॉजिकल सिंक्रोनिसिटी बहुत ही जरूरी है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, क्योंकि स्पर्म तो पहुंचा बट शायद एग सेल वहां पहुंचा ही नहीं। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जब ओवम के साथ, या जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे टेक्निकली अगर ज़्यादा सही बात कहना चाहें, फ्यूज करता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अभी आपने oogenesis में पढ़ा था कि सेकेंडरी फॉलिकल के आसपास जब हम सेकेंडरी oocyte जब हमारा बनता है तो वहाँ पर जोना पेलुसिडा की एक लेयर बन जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए उसको, है ना। अगर आपको ध्यान हो बेटा तो जब हम oogenesis पढ़ रहे थे तो हमें बोला गया था कि यहाँ पर जोना पेलुसिडा की लेयर बन जाती है। देखो यहाँ कहीं नजर आ रहा होगा यार। ये देखो ये रहा ग्राफिन फॉलिकल जो है बेटा,
वहां पर देखो जोना पेलुसिडा की एक लेयर बन गई है। तो जोना पेलुसिडा अगर सेकेंडरी oocyte के बाहर है तो जब भी स्पर्म एंटर करेंगे तो पहले जोना पेलुसिडा को ही कांटेक्ट करेंगे। तो देखो वही बात वो भी आपको बताएगा कि भाई सबसे पहले स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ कांटेक्ट में आएंगे। जोना मतलब बेल्ट या जोन, पेलुसिडा मतलब ट्रांसपेरेंट। पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि जैसे ही पहला स्पर्म सेल जोना पेलुसिडा को कांटेक्ट करेगा उसी टाइम पर जोना पेलुसिडा के मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि फिर फर्दर किसी और स्पर्म को अलाउड नहीं करते हैं। इट्स लाइक अपन रूम में पहले अंदर आ गए तो हमने बाहर वालों को अंदर आने नहीं दिया क्योंकि हमने अंदर से कुंडी लगा लिया, गेट बंद कर लिया, ऐसा समझ लो आप। जिसके कारण एडिशनल स्पर्म्स नहीं आ पाते और सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोनोस्पर्मी भी कहते हैं, है ना, कि मोनोस्पर्मी है, सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज करेगा सिंगल ओवम को। रोल ऑफ एक्रोसोम, एक्रो मतलब टिप, जोम मतलब बॉडी। जो स्पर्म सेल के ऊपर जो एक्रोसोम है, स्ट्रक्चर है, वो हेल्प करता है इसमें। कैसे? क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स। जैसे जोना पेलुसिडा कांटेक्ट हुआ तो हम कहते हैं एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका नाम है जोना लाइसेंस। तो जोना पेलुसिडा को ब्रेक कर सकते हैं। ये एक लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, तो उसके पास होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। तो उनकी मदद से वो इजीली लेयर्स को क्रॉस कर जाते हैं और हमारी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओवम तक या सेकेंडरी oocyte तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो देखो पेनिट्रेट करते हैं जोना पेलुसिडा को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उलिमा को पेनिट्रेट करते हैं। फिर स्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है वो सक्सेसफुली एंटर करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में, और ओवम का साइटोप्लाज्म काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है तब जाकर सेकेंडरी oocyte अपनी डिवीजन को पूरा करता है ना। जैसे प्राइमरी oocyte जब पूरी करता है, जब प्यूबर्टी आती है, ऐसे अब ये पूरी करेगा। अब ये डिवीजन भी कई बार बहुत सालों के ब्रेक के बाद आ रही होती है, तो इसलिए कहते हैं कि ये भी अनइक्वल होती है। अनइक्वल होने के कारण एक छोटा प्रोडक्ट बन जाता है सेकेंड पोलर बॉडी, जैसे पहले फर्स्ट पोलर बॉडी बना था, और दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है ओवम, जो कि बड़ा सेल है। कंपैरेटिवली देखोगे तो ये सेल इस सेल के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होता है। पोलर बॉडी क्यों कहते हैं? तो कहते हैं एग सेल के अंदर उसकी लोकेशन मियोसिस के टाइम पर पोल्स के पास थी, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? पोलर बॉडी हो गया। हेप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म का हेप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बना लेता है। ये देखो, ये जाइगोट बन गया। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर? तो n और n दोनों होते हैं, तो टोटल 2n 46 ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जाइगोट बन गया भाई, हमें समझ में आ गया। सेक्स डिटर्मिनेशन, बाकी सब ठीक है। ओवम के पास हमेशा क्रोमोसोम X ही होता है, मेल से या तो X आएगा या Y। अगर स्पर्म के पास X होगा तो टोटल बनेंगे XX, स्पर्म के पास Y है और इधर तो X था ही, या तो ये फ्यूजन होगी या ये, ऊपर वाली फ्यूजन हुई तो फीमेल, नीचे वाली फ्यूजन हुई तो मेल, और फिर जाइगोट बन जाएगा फीमेल या मेल का। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन फादर से होती है, रेदर देन जो हमारे यहाँ जनरली बिलीव करा जाता है कि बेटियां हो रही है तो फीमेल्स की गलती है। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। क्लीवेज, जब एक बार जाइगोट बन जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, है ना। एम्पुला पे तो फर्टिलाइजेशन हुई है, तो फिर इस्थमस और यूट्रस के, इस्थमस से होते हुए यूट्रस की तरफ अपन मूव करते हैं। इस्थमस वो पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जोड़ता है। तो जब हम ऐसे मूव करते हैं तो पहले 2 सेल स्टेज बनती है, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, ऐसे स्टेजेस बनती चली जाती हैं। हर से जो डॉटर सेल्स बने उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टो का मतलब होता है जर्म या स्प्राउट बेसिकली, जो कल को जाकर नया पूरा जर्मिनेट कर सकते हैं, और मियर का मतलब होता है पार्ट, यानी वो पार्ट्स जो जर्मिनेट कर सकते हैं, स्प्राउट कर सकते हैं नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। न्यू डॉटर सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है, और ये सेल स्टेज ऐसे ही 2, 4, 8, 16 में बढ़ती है। क्लीवेज डिवीजन की खास बात होती है कि ये माइटोटिक डिविजन्स हैं और इसमें G1 और G2 फेज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ S फेज होती है। कौन सी फेज होती है? सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज की S फेज। इंटरफेज की G1 और G2 फेजेस इसमें नजर नहीं आती हैं। जो हमारी 8 to 16 ब्लास्टोमियर की स्टेज है उसे हम बोलते हैं मोरुला। फिर धीरे धीरे मोरुला के अंदर चेंजेस आते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, और ट्रांसफॉर्म होते होते वो यूट्राइन कैविटी की तरफ मूव कर रहा होता है, और फाइनली वो ब्लास्टोसिस्ट ही एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है।
स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट को जब हम देखते हैं तो ब्लास्टोमियस पहले तो ऐसे ही फैले होते हैं पूरे सेल के अंदर। अब ब्लास्टोमियस ने दो लेयर्स बना ली होती हैं। एक ये बाहर वाली सेल की लेयर जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफो का मतलब वही है नरिशमेंट जो देगा, क्योंकि ये प्लेसेंटा के साथ बॉन्ड बनाएगा कल को जाके। और ब्लास्ट का मतलब वही ब्लास्टोमियर से जर्म या स्प्राउट करने वाले हैं। और अंदर जो ये वाली लेयर होती है जो बाद में पूरा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर हमें बनाकर देती है, जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होती है, इसे बोलते हैं इनर सेल मास, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स। इसी में डिप्लोब्लास्ट से ट्रिप्लोब्लास्ट सारी अरेंजमेंट दिखाई देती है हमें। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती है बेटा, वो जैसे मैंने आपको कहा था वो एंडोमेट्रियम से अटैच होगी। इनर सेल मास एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होगा बाद में जाकर। जैसे ही इट इज जस्ट लाइक कि जब हम ट्री प्लांट करते हैं और सॉइल उसको चारों तरफ से उस बीज को घेर लेती है कुछ टाइम में, ऐसे ही जैसे यूट्रस में इम्प्लांट होगा हमारा ब्लास्टोसिस्ट, तो यूट्राइन सेल्स डिवाइड करेंगे और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट चारों तरफ से घिरा हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा कि यूट्रस ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है। दिस इज इम्प्लांटेशन, और इसी को प्रेगनेंसी कह देते हैं कि इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो की टेकअवेज क्या है हमारे, कि फर्टिलाइजेशन साइट एम्पुलरी रीजन होगा, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होगी, मियोसिस टू स्पर्म की एंट्री हो जाएगी तब चालू होगी। मोरुला 8 to 16 सेल स्टेज होता है। ब्लास्टोसिस्ट में आउटर ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास होता है। इम्प्लांटेशन के अंदर एम्बेडिंग होती है ब्लास्टोसिस्ट की इनटू यूट्राइन एंडोमेट्रियम। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्लेसेंटा ऐसे ही बनती है, जो यूट्राइन सेल्स कवर कर लेते हैं ट्रोफोब्लास्ट को अच्छे से, उसी कनेक्शन से, उसी इंटरडिजिटेशन से प्लेसेंटा बनती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई वो अपीयर करते हैं किस पे, ट्रोफोब्लास्ट पे। देखो ये वाले प्रोसेसेस जो कि ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर कर रहे हैं। अंदर तो इनर सेल मास है ही। कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाय यूट्राइन सेल्स ने उसको सराउंड कर ही रखा है। और कोरियोनिक विलाई प्लस जो यूट्राइन सेल्स है उनके बीच में इंटरडिजिटेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। इट इज जस्ट लाइक ऐसे दोनों डिजिट आपस में लॉक हो गई, इसे इंटरडिजिटेशन कहते हैं। जितना यूट्रस के अंदर हमारा ये एम्ब्रियो जाता रहता है, या ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर कह लो, या इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट जाता है, एम्बेड होता रहता है, उतना स्ट्रांग हो जाता है बॉन्ड, गेस्टेशन पीरियड उतना लंबा चलने के चांसेस रहते हैं। सप्लाई, प्लेसेंटा का काम क्या है, क्यों जुड़ा है, क्योंकि बच्चे की लंग्स फंक्शनल नहीं होती तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एम्ब्रियो को देना होता है उसे, और उसके बदले CO2 और वेस्ट वहां से लेना होता है। तो देखो बच्चे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बच्चे को देता है और वहां से CO2 और वेस्ट वापस लाता है। कनेक्ट्स टू एम्ब्रियो वया द अम्बिलिकल कॉर्ड। जिस स्ट्रक्चर से प्लेसेंटा बच्चे से जुड़ा होता है उसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, है ना। अगर यहाँ पर प्लेसेंटल स्ट्रक्चर बना था तो ये स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा को बच्चे के साथ कनेक्ट कर रहा है इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू भी होता है, क्योंकि ये टेम्पररी है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ही बनता है हालांकि, बट ये कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन मतलब गोनाड्स में हेल्प करेगा, अर्ली एम्ब्रियो सपोर्ट। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मली भी सिक्रीट होते रहते हैं यूट्राइन एंडोमेट्रियम के ग्रोथ के लिए या मेंटेनेंस के लिए। एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन, बट ये प्लेसेंटल हार्मोन नहीं होता है, क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन होता है, जो पार्चुरेशन के टाइम पर जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का पार्ट होता है जिसने पेल्विक ग्रिडल को जोड़ रखा होता है उसे डायलेट करने में मदद करता है। तो अगर पूछा जाए कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से 3 हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होते हैं, तो 3 है, HCG, HPL और रिलैक्सिन। प्लेसेंटा से कितने हैं, 2। तीसरा कहां से बेटा, रिलैक्सिन ओवरी से होता है। देखो ओवरी उसने इसलिए डिजाइन भी कर रखी है। हार्मोन रेगुलेशन प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखो ये 3 नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। HCG का क्या काम होता है वो बता दिया है मैंने, HCG HPL का। और कौन से हार्मोन्स होते हैं जो बढ़ते हैं, तो एस्ट्रोजन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलेक्टिन, थायरोक्सिन। और इसलिए कहते हैं कि फीमेल बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं उस टाइम पे कि फीमेल के लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जो इनर सेल मास होता है बेटा इम्प्लांटेशन के बाद वो डिफरेंशिएट कर जाता है 3 लेयर्स में हमारी केस में, क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जो सबसे बाहर की लेयर है वो एक्टो, सेंटर में मीजो और उसके बाद एंडोडर्म। यही लेयर्स से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं
एडल्ट्स में। स्टेम सेल्स, कुछ सेल्स जो होते हैं इनर सेल मास के अंदर वो स्टेम सेल्स की तरह काम करते हैं क्योंकि उनके पास पोटेंसी है कि वो बॉडी के कोई भी टिश्यू या ऑर्गन को बना सकते हैं, राइट? ये हमें पता होना चाहिए। स्टेम सेल थेरेपी वगैरह भी आजकल यूज करते हैं कि बचपन से ही बच्चे से स्टेम सेल लेकर उसे प्रिजर्व कर लो ताकि कल को कोई बच्चे को अगर दिक्कत आए तो उन स्टेम सेल्स का यूज करके हम ट्रीटमेंट कर दें बच्चे का। ऐसा भी बेटा देखा गया है या सोचा गया है कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर कोई हमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही हो तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं। हालांकि जनरली ऐसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आगे चलते हैं। तो देखो आगे क्या है भाई, आगे है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में कि क्या क्या टाइमलाइंस होती हैं। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ के लिए होती है। पहला, द एम्ब्रियो हर्ट इज फॉर्म्ड, लिसनिंग टू द हर्ट साउंड। ये वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स होती हैं जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि बच्चा अब जीवित है या कोई प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और बच्चा अभी तक ठीक से सर्वाइव कर रहा है। फिर सेकंड मंथ खत्म होने पे फीटस के देखो लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने पूरे होने पर जहाँ तक कि एमटीपी सेफ होती है जनरली, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हार्ट बन चुका होता है, लिम्स बन चुके होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। फिफ्थ मंथ और होने पर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, जो बच्चे किक फील होती है मदर को, हेयर ऑन हेड अपीयरेंस हमें दिखने लग जाती है। एंड ऑफ 24 वीक्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर पूरा होने पर बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट, आई लैशेज आर फॉर्म्ड। ये 3 फीचर्स और आ जाते हैं। फाइनल स्टेज 9 महीने पूरे हो गए, फीटस फुली डेवलप हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चे का सिर है, फीटस इज रेडी फॉर द डिलीवरी। और ये की टेकअवेज हैं कि प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, किस किस से मिलकर बनता है, कौन सी जर्म लेयर्स हैं, फर्स्ट मूवमेंट कब फील होती है, हर्ट साउंड क्या है वगैरह। फिर देखो पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 9 महीने का है। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस को हम पार्चुरेशन कहते हैं, है ना। पार्चुरेशन का मतलब ये होता है टू बी इन लेबर पेन और एबिलिटी टू गिव बर्थ। कैसे होता है, तो यूट्रस की मसल जो मायोमेट्रियम है वो बहुत विग्रसली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ऑक्सीटोसिन ऊपर से आता है और उनको और ज़्यादा स्टिमुलेट करता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है इसमें पूरे का पूरा। देखो छोटा सा दिखाया भी क्या है कि ब्रेन से हार्मोन्स आएंगे और वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करेंगे वया पॉजिटिव फीडबैक। सिग्नल ओरिजिनेट कहाँ से करता है? जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो सबसे पहले तो फीटस और प्लेसेंटा वो दोनों ही बताते हैं कि भाई टाइम पूरा हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर द इजेक्शन ऑफ द फीटस। The signal induces mild uterine contractions. The initial mild contractions is called the fetal ejection reflex, right? जो initial छोटी छोटी mild contractions हैं हमारे पास उसे हम fetal ejection reflex कहते हैं। रिफ्लेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सडन है, कभी भी हो सकता है ना, कि ब्रेन के पास सिग्नल जाए, कोई गारंटी नहीं है कि किस टाइम होना है ये प्रोसेस, और वापस आता है जब कोई भी साइकिल घूमकर जहाँ से स्टार्ट हुई थी चीज़ें, एबिलिटी टू टर्न बैक टू द सेम थिंग, तो उसे रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे यूरिनेशन कभी भी हो जाती है तो उसे भी हम लोग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, ऐसे यहाँ पर इसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से कहते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन, जैसे ही वहाँ से सिग्नल आता है तो वो जो रिफ्लेक्स क्रिएट होता है वहाँ से वो रिलीज करवाता है मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या? ऑक्सीटोसिन। वो यूट्राइन मसल्स पे जाता है और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है, और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन बढ़ता है कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती रहती हैं। फाइनली इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि प्लेसेंटा से बच्चा डिटैच हो जाता है और बच्चे के जन्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमुलेटरी रिफ्लेक्स एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, राइट। पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है, जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है कॉन्ट्रैक्शंस की वैल्यू बढ़ती ही चली जाती है। द सिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज। और फाइनली एक्सपल्जन ऑफ द बेबी हो जाता है थ्रू द बर्थ कैनाल यानी सर्वाइकल और वेजाइनल कैनाल। उसके बाद प्लेसेंटा भी एक्सपल हो जाती है, उसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अम्बलाइकल कॉर्ड को हम कई बार थोड़े दिन बाद कट करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स भी उस टाइम पर डिफ्रेंशिएट होती हैं जब 8वें 9वें महीने की प्रेगनेंसी चल रही होती तब से ही। कैसे? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क, जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी माँ दूध नहीं बना पाएंगी। लैक्टेशन, लैक्ट का मतलब मिल्क, एशन का मतलब कह दो कंडीशन, कि ऐसी कंडीशन या प्रोसेस जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हेल्प द मदर इन फीडिंग द
न्यू बॉर्न। जब पहला दूध जो माँ बच्चे को पिलाती है बेटा, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें बहुत सारी इम्यूनिटी का रोल इंपॉर्टेंट होता है। सेवरल एंटीबॉडीज होती हैं उसके अंदर, जैसे कि IgA, एसेंशियल फॉर रेजिस्टेंस इन न्यूबॉर्न बेबीज टू द डिजीजेस। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क ही बेस्ट मिल्क है बच्चे के लिए इनिशियली। लास्ट टेकअवेज हमारे क्या हैं कि गेस्टेशन क्या होता है, 9 months, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द फीटस बाय न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन, लैक्टेशन एंड कोलेस्ट्रम की बात हो गई हमारी। तो ये इस चैप्टर की बेटा हमने बात पूरी कर ली है। अभी हम एक एक करके सारे चैप्टर्स डालते जा रहे हैं कम से कम टाइम में आप लोगों के लिए। थोड़े दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमारी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे दोस्तों, फिर मिलते हैं दोबारा। ऐप पे आप लॉगिन कर सकते हो, वहाँ पे PYQs है वो टेस्ट दे सकते हो, और आप हमसे जो स्क्रीन पे फ्लैश होते हैं नंबर्स, उनके थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।